दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम गोरखपुर था। गोरखपुर में एक विशाल नामी एक व्यक्ति रहा करता था। विशाल छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। उसके परिवार में एक पत्नी जिसका नाम सरिता और एक उसकी बेटी जिसका नाम अनीता था। विशाल को बहुत ज़्यादा शौक था कि अनीता अच्छे से पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। विशाल खुद तो ना पढ़ सका, लेकिन उसको अपनी बेटी को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन विशाल काम से वापस शाम को घर आ रहा होता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, अरे! आज आप फिर खाली हाथ आ गए। मैंने सोचा था कि कुछ राशन पानी वग़ैरह लेकर आएँगे, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को और आप खाली हाथ आ गए हैं यहाँ। अरे आज सेठ ने फिर मुझे पगार नहीं दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं, लेकिन वो कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है, अगले हफ्ते पैसे दूंगा तुम्हें। अरे! ये क्या बात हुई कि अगले हफ्ते पगार देगा? हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, हम कैसे 1 हफ्ते तक गुज़ारा करेंगे? आपको भी भूख लगी होगी और अनीता को भी भूख लगी होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों को खाना कहाँ से दूँ आखिर? अरे सरिता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी दुकानदार के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि मुझे पकाने के लिए कुछ राशन दे दे। जैसे ही मुझे सेठ पगार देगा, मैं उसको वैसे ही वापस कर दूंगा, उसके पिछले महीने के पैसे भी। ये कहकर विशाल वहां से चला जाता है और सरिता बहुत ही चिंता में होती है कि पता नहीं दुकानदार पकाने के लिए राशन देगा भी कि नहीं, क्योंकि उसके पिछले माह के पैसे भी अभी हैं। विशाल अब दुकानदार के पास जा रहा होता है और रास्ते में यही सोच रहा होता है कि अब दुकानदार से वो राशन कैसे मांगे, क्योंकि अभी तक तो पिछले माह के पैसे भी उसने नहीं दिए। वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है। अरे आओ आओ विशाल, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे आना हुआ तुम्हारा? पिछले महीने के पैसे देने आए हो क्या? अरे नहीं चचा, पिछले महीने के पैसे तो नहीं देने आया, कुछ उधार राशन लेने आया हूँ। मेरे घर में कुछ है नहीं पकाने को, इसलिए कुछ थोड़ा राशन उधार दे दीजिए। मैं आपको अगले हफ्ते पैसे वापस कर दूंगा। अरे विशाल मियाँ, ये क्या बात हुई? तुमने तो अभी पिछले महीने का उधार नहीं चुकाया और अब और उधार लेने आ गए हो। तुम्हें पता है कि मैंने भी आगे पैसे देने होते हैं सामान के, कहाँ से दूं? अरे चचा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे पगार नहीं मिला सेठ से। सेठ कहता है कि अगले हफ्ते दे दूंगा। जैसे ही वो मुझे देगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा पैसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा सा राशन दे दीजिए, नहीं तो आज फाका ही काटूंगा, इसलिए आया हूँ। अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अगले हफ्ते लाज़मी पैसे दे जाना, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। आई समझ? अभी ऐसा करो, राशन ले जाओ। अरे बहुत-बहुत धन्यवाद चचा आपका कि आपने मेरी मजबूरी को समझा। आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। यूं विशाल वहां से कुछ राशन लेके बैग में घर की ओर जा रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार इस मजदूरी का क्या फ़ायदा कि मैं अपने घर राशन भी नहीं ले जा सकता। इसलिए वो बहुत ज़्यादा निराश होता है रास्ते में, लेकिन वो घर की ओर जा रहा होता है। जैसे ही विशाल घर में दाखिल होता है तो उसकी पत्नी सरिता वहां पर पहले से खड़ी होती है। अरे सरिता, ये लो राशन, मैं थोड़ा बहुत राशन ले आया हूँ, हमारा अगले हफ्ते तक गुजारा चल जाएगा। अब तुम ऐसा करो कि कुछ बना दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अरे! हाँ, हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। लाइए बैग इधर दे दीजिए, मैं अभी आप सब लोगों को कुछ बनाकर खिलाती हूँ ताकि भूख तो ख़त्म हो सबकी। यूं सरिता वहां पर दाल चावल बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि सरिता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दाल चावल बना रही होती है। अरे अनीता, क्या हाल है तुम्हारा? ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें पता है ना, तुमने खूब पढ़ के कलेक्टर बनना है आखिर में। अरे! मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन एक समस्या है पिताजी, आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आपको टाइम पर पैसे नहीं मिलते हैं और हम लोग के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो जाते हैं कि हम लोगों के घर पे फाके हो जाते हैं। तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे कोई और काम आता भी तो नहीं है कि मैं क्या करूं।
खैर छोड़ो ये बातें, ये तुम्हारी सोचने की बातें नहीं हैं। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हें पता है ना कि तुमने कलेक्टर बनना है। जब तुम कलेक्टर बन जाओगी तो फिर इस गाँव वालों की खूब खिदमत करना। अरे पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है, आपको चंपारण मटन इतना अच्छा बनाना आता है, आप उसका व्यापार क्यों नहीं शुरू कर लेते? मैं जानती हूँ सब लोगों को आपके हाथ का चंपारण मटन अच्छा लगेगा। बेटी तुम ठीक कहती हो, लेकिन उस व्यापार को शुरू करने के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए होगा, और तुम्हें तो पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता ना कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें जाकर बेच आइए और चंपारण मटन के लिए जो भी सामान ज़रूरी होता है वो ले आइए, ताकि कल से आप अपना व्यापार शुरू करें और हम लोग की गरीबी के दिन ख़त्म हो जाएँ। ऐसे हमारे हालात बहुत जल्द बदल जाएँगे। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। तुम कल मुझे अपने सोने के कंगन देना, मैं शहर जाकर बेच आऊँगा, और फिर उससे हम एक नया व्यापार शुरू कर लेंगे। अगले दिन ही विशाल शहर चला जाता है कंगन बेचने के लिए, और उसको खूब अच्छी कीमत मिलती है। विशाल बहुत ज़्यादा खुश होता है। यूं विशाल अगले ही दिन चंपारण मटन का ठेला लगा लेता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसका अपना व्यापार शुरू हो चुका है, और उसकी अब मजदूरी से भी जान छूट गई है। तभी उसी समय एक आदमी उसके पास आता है, उसके ठेले पे चंपारण मटन खाने। अरे भैया, ये तो चंपारण मटन लगता है मुझे। तुम्हें मैंने पहले यहाँ देखा नहीं, लगता है नए आए हो यहाँ पे। तो किस तरह की प्लेट बेच रहे हो? जी भैया, आज मेरा पहला दिन है और मैं ये चंपारण मटन की प्लेट 200 रुपए की बेच रहा हूँ। आपने खानी है? बहुत ही स्वादिष्ट चंपारण मटन बनाया है मैंने। आप खाएंगे तो आपको आनंद आएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे एक प्लेट लगा दो। अगर इतनी ही स्वादिष्ट हुई जितनी तुम कह रहे हो तो मैं फिर घर भी लेके जाऊंगा। ठीक है भैया, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी एक चंपारण मटन की प्लेट और रोटी ला के देता हूँ। यूं वो आदमी मज़े से चंपारण मटन खा रहा होता है रोटी के साथ। उसको बहुत आनंद आ रहा होता है, क्योंकि विशाल ने बहुत ही स्वादिष्ट चंपारण मटन बनाया होता है। वो आनंद ले लेके खा रहा होता है। अरे भैया, क्या बात है तुम्हारी! बहुत ही स्वादिष्ट चंपारण मटन था। मुझे इस तरह करो कि एक घर के लिए भी प्लेट पैक कर दो। बहुत ही मज़ा आया। यूं विशाल पर अब बहुत ज़्यादा रश शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके चंपारण मटन की धूम बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है। पास वाले गांव से भी लोग उसका चंपारण मटन खाने आते हैं और उस पे बहुत भीड़ होती है। विशाल के पास ही एक और चंपारण मटन वाला होता है, जिसका नाम राजू होता है। लेकिन उसके पास अब कोई नहीं आता, क्योंकि सभी विशाल के पास जाते हैं। इसको लेके वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अरे! इस विशाल का तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। मेरे पास तो कोई चंपारण मटन खाने ही नहीं आता। हर आदमी को देखो तो वो उसी के पास जा रहा होता है। मेरे ज़हन में एक आइडिया आया है, इसका गेम बजाना पड़ेगा लगता है। देखो, देखो मैं अब इसके साथ करता क्या हूँ। एक दिन विशाल जैसे ही रोटियां लेने के लिए बाहर जाता है तो राजू ये देख के उसके ठेले पे आ जाता है और उसके चंपारण मटन में कुछ मिलाने लगता है। अब मज़ा आएगा ना। अब मैंने विशाल के चंपारण मटन में जहरीली चीज़ मिला दी है। जैसे ही लोग ये खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूँगा। इस तरह हमेशा हमेशा के लिए विशाल से जान छूट जाएगी और वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। विशाल एक दिन अपने ठेले पे खड़ा होता है कि वहीं पर पुलिस वाला उधर आ जाता है। अरे बात सुनो ए, तेरे चंपारण मटन की हमें कोई कंप्लेन आई है कि तू कोई जहरीली चीज मिलाता है इसमें। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कुछ नहीं मिलाता। मैं तो बहुत ही शुद्ध चीज़ों से इसको बनाता हूँ। बहुत मेहनत और प्यार से बनाता हूँ। आप बेशक देख लीजिए। हाँ हाँ, देखने ही तो आया हूँ। देखूँ तो सही कि क्या चीज़ मिलाई है तूने। लोग तेरे चंपारण मटन के खिलाफ कंप्लेन लिखवा रहे हैं। चल दिखा मुझे यहाँ। अभी लिबॉर्टरी लेके जाता हूँ तेरे चंपारण मटन को और देखता हूँ कि कौन सी जहरीली चीज़ मिलाई हुई है तूने यहाँ।
अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ। पिताजी, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है और मैं कलेक्टर बन गई हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चंपारण मटन में इतना ज़्यादा ज़हर आखिर किसने मिलाया है। नमस्ते मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि आप कलेक्टर हैं। इनके खिलाफ कंप्लेन आई थी, इसीलिए मैं चेक करने यहाँ पर आ गया हूँ। अरे वो राजू है ना, उसने मेरे पिताजी के चंपारण मटन में ज़हर मिलाया है। मेरे पास सबूत है। मैंने खुद उसको देखा है, मेरे पास सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, आप उसको गिरफ्तार कर लें। यूं राजू को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उसको जेल में डाल देती है। राजू को अपने किए की सज़ा मिल चुकी होती है क्योंकि उसने विशाल के साथ बहुत बुरा किया होता है। विशाल अभी भी चंपारण मटन बेच रहा होता है। अनीता अब कलेक्टर बन चुकी होती है, लेकिन विशाल अभी भी उसी मटन को बेच रहा होता है क्योंकि उसी मटन की वजह से अनीता कलेक्टर बनी हुई होती है। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं।